आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। 22 जुलाई को खास तौर पर मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। क्या होता है मस्तिष्क दिवस, क्यों मनाया जाता है और मस्तिष्क हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सब जानते हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। हमारी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी हमारे जो काम करते हैं वो सब गवर्न होता है हमारे ब्रेन से। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और आपके मन में भी कोई विचार है तो आपको पता है आपको हमारे साथ कैसे जुड़ना है। आप प्रतिदिन जिस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उसी तरह से जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। और थोड़ी देर में आपको फोन नंबर्स भी बताऊंगी, व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगी, लेकिन पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर विकास धिकव। आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विकास हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। मैंने बताया कि ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और आप और बताएं विस्तार से कि मुझे लगता है जो सारी चीजें जो हमारी बॉडी में हम करते हैं वो गवर्न हमारा ब्रेन ही करता है। जी। तो क्यों आवश्यक है विश्व मस्तिष्क दिवस को मनाना, क्या उद्देश्य है इसको मनाने का? जी देखिए, बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि ब्रेन जो है वो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ऐसा रियलाइज किया गया कि जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए जो अवेयरनेस है दुनिया भर में तो जानकारी का अभाव है। और दूसरी बात यह है, देखिए कि इनका अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो नर्व सेल्स हैं वो रीजनरेट नहीं करती हैं, तो एक बार अगर मतलब किसी को तकलीफ हो गई तो बहुत बार वो क्रॉनिक और एक किस्म से कहें कि क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो प्रिवेंशन जो है वो इसका एक मेन की है। तो इसीलिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने ये सोचा लगभग 10 साल पहले कि ऐसा कोई दिवस जो है वो मनाया जाए। और उस दिवस में 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ऑब्जेक्टिव तो ये कि अवेयरनेस जो है वो जनरेट किया जाए और दूसरा अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर फोकस किया जाए और अर्ली जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाए। जी, तो बिल्कुल ये सही कहा डॉक्टर साहब ने। और इस बार की थीम भी यही है, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। तो किस तरह से आप ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई ऐसी बीमारी ना हो जो आपके ब्रेन से रिलेटेड हो, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो इन दोनों ही विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने कहा, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, कोई जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप हमारे साथ सीधे जुड़िए। हमारे रेडियो डॉक्टर से आप फोन के जरिए बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको सुना सकते हैं और उसका समाधान यहीं पा सकते हैं। तो आप जुड़ने के लिए नोट कर लीजिए हमारी फोन नंबर्स 23421080, 23421082। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 जो कि यहाँ का कोड है जरूर लगाएं। और अगर आप हमें लिख कर भेजना चाहते हैं, मैसेज के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए अपने प्रश्नों के साथ और हम भी तैयार हैं। इस सब्जेक्ट है इसको पूरी तरह से आप तक पहुंचाने के लिए और हमारे रेडियो डॉक्टर भी तैयार हैं। और एक फोन कॉल हमारे पास आ चुका है हमारे लिसनर्स का। आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न करें, अपना नाम बताएं। मैं जितेंद्र दोसार से, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, यूपी वेस्ट से। जी अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। अब मेरे 3 सवाल हैं। जी, आपसे एक छोटी सी एक गुजारिश है कि आप अपना रेडियो बंद कर दें, पीछे से आवाज आ रही है, ना हम सुन पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। कृपया आप बंद कर दें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अब आप प्रश्न करें। हाँ, अब मेरा पहला प्रश्न ये है, जैसे ब्रेन डेड होते हैं जो एक्सीडेंट की यंग एज में होती है समस्या, उसके दान डोनेट करने के लिए क्या करना चाहिए सर? पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे ब्रेन डेड किसी का होता है कि एआई मदद करती है, क्या है ये टेक्निक ब्रेन डेड में बोलते हैं यूज होगी, ये बढ़िया, इससे रिजल्ट आएंगे आपके? जी, आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपके प्रश्नों के जवाब। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती? सर नमस्कार। जी। देखिए, आपने ब्रेन डेथ के बारे में पूछा है। तो ब्रेन डेथ देखिए टर्मिनल इवेंट होती है जब ब्रेन के फंक्शन सारे सीज हो जाते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए, ब्रेन डेथ को टेस्ट करने के लिए एक पूरा एक किस्म से प्रोसेस होता है।
तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन की सीज हो जाती है, और एक किस्म से हम बोलें कि आपके वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डॉल्स आई रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है। तो एक ऑर्गन डोनेशन बैंक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थित है, तो आप वहाँ पे नंबर ढूंढ के संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इन्होंने एक AI का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो लेटेस्ट हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो मदद के लिए आ रहा है, तो हेल्थ के क्षेत्र में और खासतौर पर ब्रेन के क्षेत्र में क्या कुछ इसमें काम हो रहा है? जी जी जी, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है लगभग हर फील्ड में कुछ न कुछ एक किस्म से इंट्रूजन इसका है। तो जहां तक न्यूरोलॉजी की बात है, देखिए जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, पार्किंसन के मरीजों में चिप लगाई जाती है ताकि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो उसका रिलीज होता रहे। तो इसी किस्म से ये जो DBS है, ये एपिलेप्सी में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि दिमाग की भिन्न भिन्न बीमारियों में इसकी कोशिश की गई है। और बाकी देखिए रिसर्च के अगर हम फील्ड में बात करें तो AI और जो ब्रेन है, जो ऑटोमेशन टेक्निक है, सर्जरी में इसका एक किस्म से इस्तेमाल है, तो काफी इस पे काम हो रहा है, संभावनाएं हैं इसमें, और आगे इसके रिजल्ट्स पता लगेंगे। जी, सिम्टम्स की भी बात की है हम, वो हमारे और श्रोताओं ने भी लिखा है तो हम तब कवर कर लेंगे। जी। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। हमें लिख रहे हैं, गुलजार लिख रहे हैं, बिग फैन ऑफ योर शो एंड अमेजिंग टॉपिक्स कवर्ड दैट हेल्प्स पीपल। आई एम गुलजार, माई वाइफ इज रोजी हुज एज इज 45 years। उनको हेडेक हो रहा है ऑन एंड ऑफ, and she says that she could hear a whistling sound coming from her head। सर क्या रीजन हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। जी जी, देखिए 45 मतलब मिडिल एज में है तो हाइपरटेंशन एक सबसे बड़ी संभावना बनती है। एक बीमारी होती है ओटोस्क्लेरोसिस, उसमें भी ऐसा होता है कि विस्लिंग साउंड आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। जी, एक हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं लोधी रोड से सतीश कुमार बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे काफी 4-5 साल से हाथ बहुत कांपते हैं। मैं म्यूजिक टीचर हूँ। मैंने एम्स में फोन किया, वो बोले बिना रेफर के हम यहाँ नहीं देखेंगे। जी, तो अब मैं प्राइवेट कहीं दिखाऊं तो वो अपनी दवाई पहले खिलाएंगे, और मुझे अब चक्कर भी काफी 1 महीने से आने लग पड़े हैं। जी जी जी, यदि आप कहीं सर देखते हैं तो मैं आपके पास ही आ जाऊं, जैसे भी प्रॉब्लम मुझे होगी, दिक्कत, प्लीज आप मेरी थोड़ी गाइड करें कि हाथ इतने मेरे कांप रहे हैं। जी 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 सतीश जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 है और मेरा वेट 60 आ गया है। ये मेरी हाइट तो 6 फुट है, लेकिन वेट 60 आ गया। जी 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 जी, मैंने सारे टेस्ट कराता हूँ, ब्लड टेस्ट ठीक आ जाते हैं, और वेट तो कम हो रहा है। जी जी जी, देखिए काफी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर सिर्फ हाथ कांपते हैं, दोनों हाथ कांपते हैं, तो ये पार्किंसन का लक्षण हो सकता है। हमें नहीं पता कि सतीश जी अल्कोहल भी लेते हैं या नहीं लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं लेता। नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो देखिए अगर हाथ कांपते हैं वो एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, और सरकारी अस्पताल जो नज़दीकी है उसमें दिखाएं, और वो कह रहे रेफर करा के लाइए, हम नहीं बिना। जी जी जी, आप कहीं बैठते हैं सर? जी, तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप मेडिसिन ओपीडी में दिखा सकते हैं, और उसके बाद में फिर वो रेफर करेंगे। मेडिसिन ओपीडी का कार्ड बना के आप दिखा सकते हैं, उसके बाद ही न्यूरोलॉजी में रेफरल केसेस ही लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। हेलो। जी जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं सुभाष यादव बोल रहा था, मेरठ गंगानगर से। जी सुभाष जी। जी मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था, जो एपिलेप्सी होती है मिर्गी, क्या इसका इलाज संभव है, और है तो हिंदुस्तान में किस जगह? जी सुभाष जी, देखिए मिर्गी जो है भिन्न प्रकार की होती है। बचपन में इसकी वजह अलग होती है, अडल्ट में अलग होती है, ओल्ड एज में अलग होती है। बचपन में अक्सर न्यूरो डेवलपमेंटल जो एक किस्म से कहें कि विकास के जो कारक हैं उनमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अडल्ट में जनरली ट्यूमर की वजह से होती है, और बूढ़ों में या वृद्ध जो व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उसमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उम्र क्या है और क्या कारण है। लेकिन बहुत बार देखिए 60-70% लोग ऐसे होते हैं जिसमें कोई कारण ही नहीं मिलता है, उसको हम इडियोपैथिक या प्राइमरी एपिलेप्सी बोलते हैं। फिर देखिए कि प्राइमरी एपिलेप्सी है या सेकेंडरी है, जनरलाइज है, पार्शियल है, और हम कहें कि जनरलाइज की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो बहुत सारा एक किस्म से इन्वेस्टिगेशन करके, इवैल्यूएशन करके ही पता चलता है कि मिर्गी का रोग कैसा है। रिलेशन में है डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूंगा। जी 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 जी, एज लगभग 12-13 साल है। छोटा बच्चा है, हाँ जी। तो 12 साल का बच्चा है तो एक साइड दौरे आते हैं, दोनों साइड दौरे आते हैं? नहीं, ये डॉक्टर साहब कभी कभी आते हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आते हों, और
ठीक है, दवा ठीक है, चलने ठीक पे है। आए भी नहीं पिछले 2-3 सालों से। ये बहुत अच्छा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर 2 साल से कंट्रोल्ड है, या हम कहें कि आइडियल एज होती है कि 3 साल से अगर कंट्रोल्ड है, तो धीरे धीरे करके दवाई की टेपरिंग करते हैं, दवाई को कम करके और बंद कर देते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, संपर्क उनसे बनाए रखिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। जी, थैंक यू। और हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्रेन में अक्सर कौन सी आम समस्याएं आती हैं, किस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं? जी, जैसा कि आपने 2 लिसनर्स के सवाल सुने, तो एपिलेप्सी मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर हम देखें, अगर ओवरऑल देखें तो हेडेक बहुत कॉमन है, हेडेक की भी बात हुई। फिर पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो कि उम्र के साथ साथ हो जाती है। अक्सर ये 60 साल 65 साल के बाद होती है, लेकिन एक लिसनर ने बताया 50 साल के बाद थोड़ा सा इनको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनके हाथ हिलने लग गए कि इनको पार्किंसन ही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संभावना हो सकती है। उसको हम वाईओपीडी बोलते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। फिर एक भूलने की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, तो वो 65 साल के बाद होती है, और लगभग 10% लोगों को इसकी संभावना 65 साल के बाद बनी रहती है। इसके अलावा देखिए स्ट्रोक है, जिसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं, तो ये ऐसा ही जैसे हार्ट अटैक होता है। तो ब्रेन में अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, और जो ब्रेन के डिजीजेज हैं इनसे डिसेबिलिटी भी होती है और मोर्टेलिटी भी होती है, मृत्यु का ये दूसरा बड़ा कारण है। तो अवेयरनेस इनके बारे में होना बहुत जरूरी है, और प्रिवेंशन जो है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी, हमारे एक श्रोता हैं, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर धिकव एंड शालिनी मित्तल मैम, माय नेम इज मैयर एंड आई हैव 4 क्वेश्चंस विद डॉक्टर धिकव। तो मैं बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ, क्योंकि मैयर जी मुझे जरूर उम्मीद है हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपके सारे क्वेश्चंस हम जरूर कवर करेंगे। इन्होंने लिखा है कि स्ट्रेस ब्रेन हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, और क्या एक्सट्रीम अगर स्ट्रेस हो जाता है तो वो ब्रेन डैमेज कर सकता है, और साथ ही इन्होंने सोशल रिलेशनशिप और आइसोलेशन पर भी जानकारी चाहिए है, कि क्या ये सब कारक बनते हैं ब्रेन डिटेरिएशन। जी, पहला सवाल इनका है स्ट्रेस। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आपको मालूम है शालिनी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस बनी रहती है। हम यू स्ट्रेस उसको बोलते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, परवेजिव हो जाए, यानी हर समय ही स्ट्रेस रहता है, तो धीरे धीरे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ होने लगती है, या न्यूरॉन श्रिंक होने लगते हैं। तो ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और टू मच ऑफ स्ट्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ये डिमेंशिया का कारण भी हो सकता है। तो एक किस्म से देखिए, बीमारियों को तो न्योता स्ट्रेस जो है वो देता ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रेस जो है ऑर्गेनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, अगर इनके सवाल के हिसाब से जाएं। यानी कि जो बहुत ज्यादा तनाव है वो बीमारी का कारण आम भाषा में बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने सोशल रिलेशनशिप के बारे में पूछी है। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो सोशल मीडिया की बजाय सोशल रहना, अक्सर हम बोलते हैं आजकल बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहले हम लोगों से मिलते जुलते थे, उनके पास बैठते थे, चौपाल में बैठ के हम चर्चाएं भी करते थे। और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आकाशवाणी का इतना प्रचलन था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन क्या है कि म्यूजिक सुनना और सोशल मीडिया पे रहना, उन दो जो विषय इनको थोड़ा सा एक बार कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देखिए म्यूजिक सुनते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो एक्टिव रहता है, ब्रेन में कम्युनिकेशन रहते हैं, और ब्रेन की कम्युनिकेशन की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, लगभग जैसे टर्बो प्लेन होता है ना, तो उसी स्पीड से इंफॉर्मेशन ब्रेन में पास ऑन होती है। तो कोई अगर आपको बात बताता है या सुनाता है या रेडियो के माध्यम से आप सुनते हैं तो एक इमेजिनेटिव पिक्चर दिमाग में बनती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टीवी पे ग्लूड हैं, टीवी भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखना चाहिए ऑब्वियसली, और थोड़ी मात्रा में तो सब चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन अगर मान लिया आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप घंटों स्पेंड करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे रहते हैं, तो फिर आपको ब्रेन फोग होने की संभावना रहती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, आपकी नींद में दिक्कत आ सकती है। तो सोशल रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सोशल रहते हैं तो देखिए एक प्रोप्रियोसेप्टिव फील होती है, आपका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक दूसरे से मिलते हैं तो प्लेजर हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। और फिर दूसरा, आपको एक कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिलता है जब आप अपने जैसे लोगों से, अपने विचार के लोगों से या भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो सोशल रहना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको उल्टा कर दें, सोशल आइसोलेशन, तो ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है, और बहुत लंबी डिप्रेशन जो वो डिमेंशिया में भी कन्वर्ट हो सकती है। एक और क्वेश्चन है इनका जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। इसको हम जरूर लेंगे अपने आगे कार्यक्रम में, पर हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, बच्ची है हमारी, एक उसके जो चक्कर आने की शिकायत बहुत होती है। उम्र कितनी है बच्चे की? उम्र है लगभग 18 साल है जी। ठीक है, तो चक्कर आते हैं, मतलब चक्कर में ऐसा कि जैसे जब बाड़ी बिछ जाती है या आंखें
पथरा जाती हैं या थोड़ा पेशाब में दिक्कत होती है, इस किस्म की होती है, मुट्ठी बिछ जाती है और शरीर टाइट हो जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। ठीक है फ्रेश है। ठीक है बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो चक्कर जब लेकिन अचानक जैसे सो का उठती है तो चक्कर आने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बच्चे को हो सकता है एनीमिया की दिक्कत हो, खून की कमी हो, तो एक बार हीमोग्लोबिन कराइए। अक्सर जो है टीनेज लड़कियों में आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से चक्कर आने की संभावना होती है। तो हो सकता है कोई न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं हो जैसा आपने कहा, तो वो अच्छी बात हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन एक बार आप चेक कराइए और नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू जी। एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। दोबारा कॉल किया है मैंने, जितेंद्र बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी बताएं, अपना प्रश्न करें। पहला सवाल मेरा ये रहेगी, ये 2 सवाल और बढ़ गए जिज्ञासा जब डॉक्टर विकास आए हैं तो। हाँ नहीं आपके पूरे कार्यक्रम को सुनिए, आपको बहुत सारी सुनने से भी दूर होंगी। जी पहला सवाल मेरा ये, जैसे पैरालाइसिस होता है जी आंखों पे असर पड़ता है, और दूसरा सवाल मेरा ये है जैसे ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। सर नमस्कार। 2 सवाल। नमस्कार। देखिए आंखों पे जरूर असर पड़ता है। पैरालिसिस में स्ट्रोक बोलते हैं, टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो जाती है कभी कभी। देखिए अगर मतलब ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई है तो ब्लाइंडनेस जो परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। लेकिन हाँ विजन पे असर पड़ सकता है स्ट्रोक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका दूसरा सवाल है कि अगर मान लिया हम स्ट्रोक के हिसाब से ही देखें उसको कि स्ट्रोक के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं और स्ट्रोक में पैरालिसिस में मसल वीकनेस जो है वो एक मेन प्रॉब्लम होती है। जी तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हमारे साथ डॉक्टर विकास धिकव, न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब से हम ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन पर। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमें मैसेज भी भेजे हैं। तो हमें मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिख रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है डॉक्टर साहब कि नींद अगर आधी अधूरी हो तो ब्रेन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। और आज के युग में जहाँ पेरेंट्स जॉब करते हैं, बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, घर का माहौल भी ठीक नहीं होता है, तो क्या ऐसे में ब्रेन खुश रह सकता है, ये बताइए। और साथ ही साथ धन्यवाद दे रहे हैं मुझे भी, शालिनी मित्तल जी और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको भी कि आपने ये प्रश्न किया, और हमारे कार्यक्रम आप रेगुलर सुनते हैं उसके लिए भी। तो डॉक्टर साहब बताएं नींद का क्या रोल है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 8 घंटे की 6 से 8 घंटे की नींद जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए जब नींद ज्यादा हो जाती है 10 घंटे से ज्यादा तो थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी असर कर सकती है, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटा ऑप्टिमम है। लेकिन बहुत सारे कुछ शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं तो 4 घंटे में भी उनका काम चल जाता है। लेकिन जो ऑप्टिमम नींद बड़ी जरूरी है, क्योंकि दिमाग की सेहत के लिए अगर आपकी नींद ठीक है तो आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर न्यूरॉन्स की हेल्थ अच्छी है तो जो कम्युनिकेशन है ब्रेन में वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे अध्ययन ये दर्शाते हैं कि अगर नींद में दिक्कत रही, जैसे 18 से 25 साल या 25 से 35 या 35 से 45, अगर इस समय पे दिक्कत रही तो 45 साल के बाद में डिप्रेशन होने की संभावना या फिर डिमेंशिया होने की संभावना देखिए बनी रहती है। तो नींद तो बड़ी जरूरी है। और एक सिंपल सी बात, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप अगले दिन ठीक से ना तो पढ़ाई कर पाएंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका काम में ध्यान कम लगेगा। और अगर मतलब सपोज आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आई तो आप गिर भी सकते हैं, और फॉल्स इन सीनियर सिटीजन्स इज वेरी कॉमन। तो नींद की जो इंपॉर्टेंस है उसको तो और एम्फसाइज कर ही नहीं सकते। नींद तो बेहद जरूरी है। तो आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, हमारे श्रोता हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन लाइन पर हमारे एक और श्रोता। हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में, अपना नाम बता दें। हेलो जी, मैं राजेंद्र बोल रहा था। जी राजेंद्र जी। हाँ सर, मैं ये सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के बारे में पूछना था सर कि इसको डेथ पेन अब ये दवाई से भी नहीं रुक पा रहा, तो क्या करना चाहिए? जी कॉमन बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ज़्यादातर देखिए 50 साल के बाद शुरू होती है। एक साइड फेस में बहुत सीवियर पेन होता है, लेंसिनेटिंग पेन होता है। डेथ पेन भी दिखा जाता है पेपर। बिल्कुल, मतलब ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है।
तो मैं समझ सकता हूँ आपकी जो दुविधा है कि दवाई से आपको इतना आराम। 78 एज है, वो बोलते हैं इसी में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज ऑपरेशन के हिसाब से है। वैसे तो देखिए भगवान ने क्या पता आपको 100 साल का जीवन दिया हो, लेकिन हाँ 70s में ऑपरेशन करने से रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हो जाता है, गामा नाइफ हो जाता है, अल्कोहल इंजेक्शन हो जाते हैं, अलग अलग किस्म के। गामा नाइफ हर जगह अवेलेबल नहीं है सर। हाँ, कुछ आप सही कह रहे हैं, कुछ जगह है, फैसिलिटीज कम जगह है ये, लेकिन इतना खर्चा भी इतना नहीं। हाँ, बात मैं समझ सकता हूँ आपकी। तो देखिए जो जनरल चीजें हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखिए। नंबर 1 रेडियोथेरेपी के लिए भी बोला था, पता नहीं। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। हाँ, जो जनरल चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा वॉक करें, यानी कि सुबह शाम चलिए। ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर अपने डॉक्टर से बात करिए। इतना काम नहीं कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ, तो आप डॉक्टर से बात करिए, दवाई कोई चेंज कर सकते हो, क्योंकि दवाइयाँ देखिए करें कि नसें शॉर्ट सर्किट टाइप हो गई हैं, ऐसा कुछ हुआ। जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत। तो क्योंकि ऑपरेशन के लिए आपको मना कर रहे हैं और दवाई से रिलीव नहीं हो रहा है, तो हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि प्राइवेट तो राजी हैं, लेकिन सरकारी कहते हैं उनसे लिखवा के लाओ कि पेशेंट वेंटिलेटर पर नहीं जाएगा। जी, नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो आपसे निवेदन ये है कि आप अपने डॉक्टर से ही बात करें, और ये सलाह जो है वो आपके साथ डिटेल डिस्कशन करके ही एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि दवाई की डोज बढ़ाएं या चेंज करें, या ऑल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं कुछ मैंने आपको बताया। जी। आशा हमें लिख रही हैं दिल्ली से डॉक्टर साहब की ब्रेन को, आपने कहा ब्रेन को नॉरिश करना बहुत जरूरी है, तो कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। पर अभी इन्होंने खाने के बारे में पूछा है कि क्या नॉरिश करने के लिए खाने में किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे ये सुचारू रूप से काम करता रहे। आशा है दिल्ली से। जी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बैलेंस डाइट हम हमेशा से बोलते हैं कि बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका फैट एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन हो, तो एक बात, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दूसरी बात। तो ये ब्रेन के लिए अप्रोप्रिएट नरिशमेंट है। अक्सर जो है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आप काजू और बादाम खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो आपके जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ब्रेन में पहुंचेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं। तो ब्रेन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे डे टू डे जो खाने में अप्रोप्रिएट होते हैं। बस ये है कि दिक्कत तब आती है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जो फूड्स जो हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं, जैसे फैटी फूड्स जो हैं, जो तले हुए आइटम्स वो हमने खा लिए, या जंक फूड पे हम आ गए, तो तब दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे ही हमारा वजन बढ़ने लगता है, हम ओवरवेट हो जाते हैं या ओबीस हो जाते हैं, तो फिर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने का चांस होता है। या फिर अल्कोहल पे आ गए, क्योंकि अल्कोहल देखिए कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है, लेकिन क्या है कि ये जो कैलोरीज हैं ये डिपॉजिट होती जाती हैं और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर बाद में डिमेंशिया की संभावना बनी रहती है। तो बैलेंस डाइट चाहिए। और आपने बोला कि ये अल्कोहल का यूज तो नुकसानदायक है हमेशा ही, हर तरह से। एक और श्रोता हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो जी, नमस्कारम। जी नमस्कार, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी गौतम जी, मेरा सवाल है कि क्या उम्र बढ़ने से हमारा ब्रेन घट जाता है? मेरे ब्रेन का साइज, मस्तिष्क का आकार प्रकार घट जाता है, और उम्र बढ़ने से जो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उस याददाश्त को बढ़ाने के क्या उपाय है? थैंक यू। जी गौतम जी, बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल आपका। पहले ही सवाल का जवाब है कि उम्र के साथ साथ देखिए थोड़ी हेल्दी एजिंग होती है, तो ब्रेन में एज रिलेटेड एट्रोफी थोड़ी सी होती है, लेकिन एज रिलेटेड एट्रोफी होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आपका जो वर्बल आउटपुट है या आपका जो रिकॉल एबिलिटी है उनके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आप कॉग्निटिवली नॉर्मल रह सकते हैं इवन इनटू योर एडवांस एज या 80s में। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आप 70s या 80s में हो गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो गई। आप 70 के दशक में, 80 के दशक में भी कुछ चीजें चाहें तो सीख सकते हैं। तो अब बात आती है कि ब्रेन को एक्टिव इस उम्र पे रखने के लिए क्या करें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि आप कोई ना कोई नई चीज सीख सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या आप सुडोकू हो, पजल हो, ये ऐसा कर सकते हैं। या आप राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड से थोड़ा लिखना आप शुरू कर सकते हैं। आप ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। आकाशवाणी को रेगुलरली सुनिए तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको अच्छा म्यूजिक जो है वो भी सुनने को मिलेगा। एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिए, और अगर हमें नहीं मालूम आप अल्कोहल और स्मोकिंग में है या नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर है तो इसको बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोक जो है वो ब्रेन के लिए फायदेमंद नहीं है। जी,
एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो, रामचंद्र बोल रहा था मैडम, मेरी उम्र है 67 साल, 67। और मेरे एक कान में आवाज आती रहती है मैडम हमेशा, सीटी सी बजती है, सीटी सी बजती मामूली सी ऐसे। एक प्रश्न अभी लिया था हमने, वैसे ही कुछ है कि कान में सीटी सी बजती रहती है। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैम। जी, बता रहे हैं डॉक्टर साहब। ये वैसा ही संभावना हो सकती है। पहले ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एक संभावना बनती है ऐसी तकलीफ की। और दूसरा ऑटोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज की एक नोन प्रॉब्लम है। तो कान के स्पेशलिस्ट से एक बार आप कंसल्ट करें और उसके बाद वो आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं नेहा जयपुर से। ये लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून, मुझे ये बताइए कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी। और दूसरा इन्होंने बोला है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेंज ड्रीम्स। ये एक अलग सा एक प्रश्न आया हमारे पास। हाउ टू इरेज बैड मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ, हाउ टू रिलैक्स आवर माइंड, जिससे कि हम मैक्सिमम अपने ब्रेन को यूज कर सकें। जी, जो आपने बताया स्ट्रेस हार्मफुल है, तो उन्होंने रिलैक्सेशन की टेक्निक्स पूछी हैं। जी। देखिए, 4 सवाल इन्होंने एक साथ पूछे हैं। पहले तो मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। जो मेमोरी है, देखिए हम ऐसा बोलते हैं कि ब्रेन एक मसल है, तो मसल को जितना आप खींचेंगे वो उतनी बढ़ती है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़िए, उनको समझिए, नया स्किल आप एक्वायर कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी जो मेमोरी है उसमें इजाफा होगा। और साथ साथ देखिए, आप कुछ ऐसा करें जो कि आप अनकन्वेंशनल है जो आपके लिए। अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखिए, तो आपका लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इंप्रूव करेगा। अब इन्होंने पूछा कि आपके जो स्ट्रेंज ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हो सकता है ये इनको अनफॉर्चुनेटली कोई पुराना एपिसोड ऐसा रहा हो जो कि अनप्लेजेंट हो। तो इन केस अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं आजकल कि आप योगा कर सकते हैं। योगा बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। हालांकि ट्रेडिशनली जैकब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, आप यूट्यूब से सीख सकती हैं, या फिर आप चाहें तो देखिए साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकती हैं। और जो आपकी नेगेटिव मेमोरीज, जैसा आपने आखिरी में पूछा, उसको कैसे इरेज करें। रिलैक्सेशन देखिए, इसका एक सीधा सीधा समाधान है। अपने सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाइए, सोशल मीडिया पे कम से कम रहिए। हम उसकी सोशल मीडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप ज्यादा समय इसके ऊपर मत लगाइए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आप जितना सोशल रहेंगे, लोगों से मिलेंगी, तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं ये धीरे धीरे एले होंगी। जी, यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार टू डॉक्टर साहब एंड रिस्पेक्टेड दोस्त शालिनी मैम। टुडे आई कैन से रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम इज सो सक्सेसफुल ड्यू टू ब्रेन ऑफ शालिनी मैम। तो थैंक यू सो मच यशपाल जी, इतना अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। इनका क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब प्लीज गिव टिप्स टू मेंटेन ब्रेन सेल्स, जो आप अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, और डोपामाइन लेवल को कैसे हम बचा के रखें एज वी एज। ये जी यशपाल जी, देखिए डोपामिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है, और ऐसे ही सेरोटोनिन भी हैप्पी हार्मोन है। तो हैप्पी हार्मोन जो है, देखिए सोशल इंटरेक्शन से, म्यूजिक से, इन सब चीजों से बढ़ते हैं। तो जितना आप सोशली एक्टिव रहेंगे, आप म्यूजिक सुनिए, आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो आप अपने डोपामिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं, लेकिन दवाएं ऐसे कार्यक्रम में रिकमेंड नहीं हो सकती हैं नेचुरली। तो आप जो नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके हैं वो आप अपनाइए और खुश रहिए। हमारे बहुत सारे श्रोता मैसेज कर चुके हैं। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं केशवपुरम दिल्ली से कि एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में क्या अंतर होता है। ये दोनों ही मनोरोगियों को देखते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं डॉक्टर साहब। जी देखिए, जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं वो मन के डॉक्टर होते हैं, और जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं। तो ब्रेन एक स्ट्रक्चर है और हम कहें कि मन एक फंक्शन के हिसाब से, तो दोनों देखते हैं। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी साइकियाट्रिस्ट देखते हैं, और अल्जाइमर, पार्किंसन जो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। जी, ये हमें प्रश्न लिखा है, लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न लिखा है कि ASD क्या होता है। इसके मरीजों में एक व्यवहार अच्छा होने लगता है तो दूसरा कारण उठ खड़ा होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब आपको आ रहा हो तो। जी। क्या ये ठीक हो सकता है? क्या ये जीवन भर की बीमारी है, ये जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, बचपन में होती है। तो इसमें काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे स्पेशली जो फिट्स आते हैं तो उनका
ट्रीटमेंट होता है और जो हम एक किस्म से कहें कि जो IQ है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप एक न्यूरोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से चाहिए होता है। और अगर देखिए टाइमली अगर इसको पहचान लिया जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हाँ, अलग अलग किस्म की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं और बहुत बार देखिए ये लंबा चलता है और इसका इलाज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। संजय लिख रहे हैं देहरादून से, गुड आफ्टरनून। मेरे बेटे की एज 12 साल है। उसको थोड़ी सी ठंड लगने पर सिर दर्द होने लगता है, एक्टिव रहता है पर दर्द होने पर थका थका रहता है, प्लीज एडवाइस करें। जी, चाइल्डहुड माइग्रेन हो सकता है या फिर एनीमिया हो, बच्चों में इस उम्र पे हो जाता है। तो ठंड लगने की वजह से एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर शायद ये बता रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाइए और हो सकता है उसको चाइल्डहुड माइग्रेन डायग्नोसिस होके उसका दवाई शुरू हो जाए या फिर एनीमिया का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। केटी त्रिपाठी लिख रहे हैं, 75 साल के हैं, रांची में रहते हैं। मेरी याददाश्त काफी कम होती जा रही है। आप भोजन, कसरत या कोई भी उपाय बताएं जिससे इसको रोका जा सका। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि किस तरह से, और वैसे भी हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन पर, तो भोजन की भी बात की है, कसरत, ये सारी चीजें ने पता है कि अच्छी हैं, पर क्या खाना चाहिए? आपने नट्स वर्ट्स बताए हैं, थोड़ा सा बताएं, रिपीट कर दें। जी त्रिपाठी साहब, देखिए एक किस्म से हम बोलें कि एज के साथ थोड़ा सा मेमोरी डिक्लाइन होता है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल नहीं होता है। उम्र हो गई है 60 से ऊपर, 65 से ऊपर, 70 से ऊपर, इसका ये मतलब नहीं है कि भूल जाएंगे और डिमेंशिया हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपल टिप्स है कि कसरत रोज करिए, तला हुआ खाना कम खाइए, जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और फ्रूट्स में हम कहेंगे जैसे अनार का जो जूस है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, या आम जो है उसमें भी अभी सीजन का फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। तरबूज है, खरबूज है, दोनों में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके डाइट में इस समय बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो हम ये कहें कि एक अच्छी नींद लें और साथ में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट लें। आपकी जो मेमोरी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि डिक्लाइन स्लो हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके जो ब्रेन के फंक्शंस है वो बेहतर हो जाएंगे, तो आप अपना जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, हमारे श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। जी, आप अपना नाम बता दें। नमस्कार शालिनी मैम। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गौरव कुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली शाहदरा से। जी गौरव जी, अपना प्रश्न करें। मैम मैं कुछ देर पहले मैम बात कर रही थी मैम नींद की मैम। तो जैसे मैम छोटे लोगों को तो मैम 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है मैम, बड़े बच्चों को कितनी घंटे की नींद लेनी चाहिए, मेरा ये सवाल है। जी डॉक्टर साहब। जी 6 से 8 घंटे की सभी के लिए इन जनरल जरूरी है। तो जितनी अच्छी नींद होती है देखिए उतना ही अच्छा ब्रेन फंक्शन होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जीत बोल रहा हूँ, गोयला डेयरी दिल्ली से। डॉक्टर साहब, मुझे ये दिक्कत है कि जैसे मैं उठता हूँ तो अचानक उठने से कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है सिर में। मेरी उम्र 30 साल। जी देखिए, अगर हेडेक ये रिसेंट ऑनसेट है, अभी हुआ है, तो जनरली देखिए रेकमेंड ये किया जाता है कि दिमाग का CT स्कैन, MRI कराया जाए, क्योंकि अडल्ट हैं, 30 साल के हैं। और अगर मतलब ये सब नॉर्मल है तो फिर नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। नरेंद्र श्रीवास्तव अदालती वाला पटियाला से बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, मुझे सोते हुए अचानक से सिर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने एकदम से पूरी स्पीड से किसी ने खून छोड़ दिया है, इस तरह का इनको फील होता है सर के अंदर, और मेरी नींद खुल जाती है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी देखिए, स्लीप डिस्टरबेंस हेडेक की वजह से होना कॉमन नहीं है। अगर इनको ऐसा होता है तो तुरंत इनको नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि हेडेक ऑफ एक्यूट ऑनसेट और ये अडल्ट हैं तो कोई ना कोई दिमाग में कोई परेशानी हो सकती है, या फिर इनको कोई अनप्लेजेंट इवेंट हुआ हो तो उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, हो सकता है ऐसा इनको हो रहा हो, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन इनको चाहिए। एक श्रोता फोन लाइन पर, और इनको सुनते हैं, और ये अब आखिरी ही हमारा फोन लाइन पर क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस अभी हैं। जी हेलो मैम। जी बताएं। मैं जैनब बोल रही हूँ मेरठ से। जी अपना प्रश्न करें। मेरी एज 16 ईयर है और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। जी। मेरी आंखों से बहुत ज्यादा पानी जाता है जब मैं स्टडीज करती हूँ या फिर स्क्रीन पर देख, बहुत ज्यादा जाता है। और इसकी मैंने एक्सरसाइज भी करवाई है 1 हफ्ते की, लेकिन तब भी मुझे कोई इसका फायदा नहीं हुआ। प्लीज आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कोई एक्सरसाइज वगैरह या फिर कुछ मेडिसिन। जी
देखिए बढ़ता हुआ बच्चा है, 16 ईयर्स है, पेन पेंसिल एक्सरसाइज अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो पेन पेंसिल एक्सरसाइज आप सीख सकते हैं और आंखों से पानी आना, कोई कंजक्टिवाइटिस वगैरह ना हो उसको रूल आउट कर लें। और उसके बाद देखिए आई के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एक हफ्ते की जो एक्सरसाइज है वो कम समय है और थोड़ा और वो रिकमेंड करते हैं लंबे समय तक। तो आपकी आंखों में अगर और कोई दिक्कत नहीं है तो इट शुड बी सॉर्टेड। और इन्होंने ये भी बोला कि बहुत स्क्रीन टाइम है मेरा, तो थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए, जनरल है, और वो तो मतलब सभी टीनेजर्स को इन जनरल हम बोलते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा, मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा आप स्क्रीन टाइम से एक्सपोज ना हो, कोशिश करें और ज्यादा पुस्तक पे ज्यादा ध्यान दें, स्क्रीन पे कम ध्यान दें। जी, प्रीति लिख रही हैं चंडीगढ़ से, वंडरफुल शो, थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है कि मैं 40 इयर्स की हूँ, आई गेट नमनेस इन माई फिंगर्स, शुड आई कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट? जी 40 इयर्स हैं, शुगर एक बार चेक कराएं प्रीति जी। ये हो सकता है कि आपको शुगर ना हो अगर नमनेस है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता, आप टाइपिस्ट हो तो टाइपिस्ट को नमनेस फिंगर्स में अक्सर हो जाती है, आप म्यूजिशियन हो तो भी ऐसा हो जाता है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हो, तो अगर ये नहीं है तो भी एक बार चेक करा सकते हैं। जी, परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड ऑन दिस प्रोग्राम। इनका क्वेश्चन है, आफ्टर कोविड सोशल इंटरेक्शंस हैव रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम etc. How does social interactions affect brain health? वेरी मच। देखिए सोशल इंटरेक्शंस दे डू अफेक्ट ब्रेन अलॉट, क्योंकि हम देखिए ऐसा शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो एक प्रोप्रियोसेप्टिव फील होती है बात करने की। आप स्क्रीन पे ही देख के किसी से बात कर रहे हैं तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव फील मिसिंग है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बहुत सारी सेंसरी सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, आपका लैंग्वेज जो है वो डेवलप होता है। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आप चैट कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज का कॉम्पोनेंट तो मिसिंग है, आप धीरे धीरे एक किस्म से आइसोलेट हो जाते हैं। और फिर वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत लंबे समय तक रहने के अपने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ब्रेन फॉग उनमें से एक हो सकता है, कंफ्यूजन, टायर्डनेस, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना ये हो सकता है, या फिर इनअटेंशन या मेमोरी की दिक्कतें हो सकती हैं। तो बेटर ये लोगों से मिलते जुलते रहिए। अभी शादियों का सीजन है, थोड़ा घूमिए फिरिए, और अभी सावन का पहला सोमवार है तो बारिश का मजा लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये हमको लिखकर भेज रहे हैं, नाम इन्होंने मुझे नहीं लिखा, बिपुल पटना से। ये लिख रहे हैं कि मैम मैं 45 वर्ष का हूँ, नींद कम आती है, क्या एक्टिविटी करें, क्या खाएं जिससे कि नींद अच्छी आए? जी देखिए, कसरत करें, चाहे सुबह शाम वॉक करें, 150 मिनट हफ्ते में कम से कम कसरत रिकमेंडेड है। हम बोलते हैं ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, यानी कि 4 या 5 दिन हफ्ते में, ये तो आप करें। बॉडी थकेगी तो आपको बेहतर नींद आएगी। और साथ में जो भी एंग्जियोजेनिक चीज़ें हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कम करें, अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दें, स्मोक भी बंद कर दें, तो आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। जी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आपको और आपके परिवार को बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छे से जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। नेहा ने भी हमें थैंक यू लिखकर भेजा है। ये हमें लिखकर भेजा है, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, रिस्पेक्टेड मैडम जी, टुडेज एपिसोड इज वेरी एसेंशियल फॉर एल्डर पीपल। माई क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी से दैट लो रिमेम्बरेंस नीड्स डॉक्टर्स कंसल्टेशन एज ओल्ड एज हैज अकर्स? It always occurs that we have less remembrances. तो मेरा ये खुद भी मैं ये सोच रही थी डॉक्टर साहब कि इससे पहले कार्यक्रम समाप्त हो ये जरूर बताएं कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये सोचा जाता है कि एज बढ़ रही है तो अपने आप ही याददाश्त कम हो रही होगी। जी जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, अक्सर चश्मे से, पेन पेंसिल से शुरू होती है, और एक फ्रैंटिक सर्च, आप ढूंढ रहे हैं, पासबुक रख दी, कहाँ रख दी, आपकी किताब है कहाँ रखी है, और आपको मिल नहीं रही है और आपको याद ही नहीं आ रहा कहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप वॉशरूम यूज करते हैं और टॉयलेट को फ्लश करना भूल जाते हैं तो दूसरी बात। तीसरी बात, जब आपको कंफ्यूजन होने लगे, कंफ्यूजन जनरली देखिए माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट जब शुरू हो जाती है तो तब आता है, लेकिन अगर किसी चीज को लेके आप इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको नाम याद नहीं आते हैं, आप घूमते रहते हैं माइंड में, अपने थॉट्स में घूमते रहते हैं, और आपको नाम जो है वो बहुत स्ट्रगल के बाद भी याद नहीं आते। जनरली विद इन अ मिनट लोगों को अगर नाम याद आना हो तो आ जाता है, लेकिन अगर आप अक्सर इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपनी जांच कराइए, आपको दिक्कत हो सकती है। और ये हमें लिखकर भेजा है, सर मुझे एक प्रश्न पूछना है कि मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 60 साल है, दिल्ली में रहता हूँ,
मुझे ये बताइए कि मुझे अक्सर सपने आते हैं और जैसे एक ही रात में 4-5 सपने आ जाते हैं और कुछ अनप्लेजेंट भी सपने इनको आते हैं, तो क्या करूं मैं? जैसे सपने आना अच्छा है कि नहीं अच्छा है डॉक्टर साहब? जी वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए सपने आना बड़ा अच्छा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा सपने रिकरेंट अगर आते हैं, एक किस्म के आते हैं, अनप्लेजेंट आते हैं, तो हो सकता है कोई दुविधाजनक बात, कोई अनप्लेजेंट बात आपके साथ पास में हुई हो। हमारे सबके जीवन में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए जीवन का चक्र जो है रामायण में लिखा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी समय जो है वो अशुभ भी होता है, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा आपके साथ हुआ हो। लेकिन अगर वो जो ड्रीम्स हैं वो आपको ट्रबल करते हैं, तो ट्रबल करते हैं और आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी रोजमर्रा की जीवन में दिक्कत आती है, तो हम ये रिकमेंड करेंगे एक बार डॉक्टर से आप सलाह लें, साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें। जी समय बहुत कम बचा है, चलते चलते सिर्फ मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी डॉक्टर साहब की एक नेशनल ब्रेन हेल्थ टास्क फोर्स की बात मैंने सुनी है, तो वो क्या है जरा सा बताएं हमारे श्रोताओं के लिए और क्यों ये बनाया गया? जी नेशनल ब्रेन हेल्थ टास्क फोर्स अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये इसका उद्देश्य है कि एक पाथवे डेवलप किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट को, फैसिलिटीज को और क्वालिटी ऑफ केयर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे इंडिया में मिलनी चाहिए उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो एक 9 मेंबर कमेटी बनी है, तो एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसके रिजल्ट्स आने वाले समय में सुखद होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से कि जल्दी से अच्छे रिजल्ट्स आए, हम सबको इसका लाभ मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए डॉक्टर साहब। तो आज का कार्यक्रम हमें अब समेटना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, तो हम बता दें चलते चलते कि डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे, हमको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। डॉक्टर विकास धिकव, न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आज हमने बात की ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप समय निकाल कर यहाँ आए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं हूँ शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।